तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर में 3 बड़े बड़े टॉपिक पढ़ना है बेटा। क्या क्या टॉपिक पढ़ना था आपको? तो इस चैप्टर में 3 बड़े टॉपिक आपको कवर करने थे। एक था इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ईएमएफ नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, और लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इसमें से हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है, आज ये टॉपिक शुरू होने वाला है। तो आखिर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? थोड़ा सा इसके बारे में 11th में हम लोगों ने देखा है, हालांकि बहुत सारा कंटेंट नहीं था इसका, एकदम थोड़ा सा ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्या था बताता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल, अच्छा ये टॉपिक था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये कुछ स्कूलों में पढ़ा दिए थे, सभी स्कूलों में नहीं था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पेलोटी में मैंने इसको पढ़ाया था, जो पेलोटी के बच्चे हैं, और किस सेंट जेवियर, हाँ सेंट जेवियर में था, निर्मला में भी शायद ये था। तो कुछ स्कूलों में ये टॉपिक जो है करा दिया गया था, और क्योंकि एनसीईआरटी का ये 11th में इसका हिस्सा नहीं है, तो जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उन्होंने इसको नहीं करवाया था। और जो ठीक है कुछ लोगों ने पढ़ा दिया था। तो क्या है बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ध्यान सुनेंगे। हे बाबू रे इधर देख ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा, एकदम ध्यान से देखिएगा ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, मैंने ना यहाँ पर 2 कंटेनर ले लिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कंटेनर ले लिए, और एक कंटेनर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया बेटा। ये देखो मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, और इसके अंदर भी मैंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को मैंने किस में डुबाया हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, और ये जो इलेक्ट्रोड है, गौर सुनेगा, जो लेफ्ट वाला कंटेनर है, इस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड मैंने लिया है ये जिंक का बना हुआ है, और इसको मैंने डुबाया है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। इसको डुबाया है बेटा मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। और ये जो इलेक्ट्रोड मैंने लिया है ये कॉपर का बना हुआ है, और इसको मैंने डुबा दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने डुबा दिया बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। उसके बाद मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को बाहर जो है इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ दिया, या गैल्वेनोमीटर से जोड़ सकते हैं, एमीटर से जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैंने इसको बाहर इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ दिया, और उसके बाद बीच में मैंने कुछ इस तरह का दिखने वाला स्ट्रक्चर इसमें लगा दिया। इसे सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसे क्या काम है बताऊंगा आपको मैं। ये देखिए ये पूरा सेटअप बन के तैयार हो गया। अब देखना क्या होता है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ना अभी सर्किट पूरा नहीं है। गौर सुनेगा, मान लो कि यहाँ पर अभी सर्किट पूरा नहीं है, और मैंने इसमें यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया हुआ है। ये देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक बल्ब भी लगा दिया हुआ है। और अब देखना क्या होता है, अभी पूरा सेटअप एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ भी आपको यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब देखना क्या होता है, ये जो सर्किट यह इनकम्प्लीट है। जैसे ही मैं इस सर्किट को पूरा करता हूँ, अचानक मैं देखता हूँ कि ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगता है। ये देखिए ये जो बल्ब है ये ग्लो करने लगा, ये जलने लगा। तो बताइए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अगर बल्ब को जोड़ दें तो बल्ब जलने लगता है, मतलब ग्लो करने लगता है? बैटरी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो बेटा ये बैटरी है। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रही है एक्चुअली एक बैटरी है। बैटरी एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसमें अगर आपने उसके अकॉर्डिंग एक बल्ब लगा दिया तो बल्ब जलने लगता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को नॉर्मल लैंग्वेज में बैटरी बोलते हैं। तो ये एक बैटरी है। अच्छा ठीक है, अब बैटरी क्या होता है? आपने लिया क्या था बेटा, जिंक एक केमिकल सब्सटेंस है, अंदर आपने जिंक सल्फेट लिया, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है, कॉपर एक केमिकल सब्सटेंस है, और कॉपर सल्फेट भी केमिकल सब्सटेंस। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है उसे कौन बना रहा है? केमिकल्स बना रहे हैं। केमिकल्स के मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो गौर सुनेगा, वो इंस्ट्रूमेंट जो केमिकल्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करे उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान दीजिएगा, वो इंस्ट्रूमेंट जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके बारे में अभी फिर जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा करने में 3 से 4 क्लास लग गया, वैसे इसको भी पूरा करने में कम से कम 3 से 4 क्लास लगेगा। एक एक चीज़ अगर आपको जानना है, न्यूमेरिकल बनाना, थोड़ा टाइम तो लेता ही है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डेफिनेशन की। क्या डेफिनेशन है इसका? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट
जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिखो डेफिनेशन बोलता हूं मैं, लिखेंगे डेफिनेशन। द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी known as electrochemical cell, known as electrochemical cell, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अब इसके बाद इसको पहले ऐसे ही रफली बना लीजिए, फिर इसके बारे में और हम लोग समझेंगे बातें। कॉपी करो बेटा इसको। डायग्राम ही तो बनाना है, तो और क्या बना रहा है उसके अलावा? डायग्राम ही बनाना है बेटा। यहाँ बीच में मीटर लिया हुआ है मैंने, आप चाहें तो वोल्ट मीटर भी ले सकते हैं बेटा। वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या फर्क है? बड़ा गजब चीज बताया तुमने आज। और कोई? ठीक, तो ये जो वोल्ट मीटर में जो कांटा लगा होता है उसका डिफ्लेक्शन का भी कुछ मतलब होता होगा। वैल्यू तो आपने समझ लिया कि इस वैल्यू का ये मतलब है, पर डिफ्लेक्शन किस साइड है उससे कुछ मीनिंग निकलता है क्या? क्यों बेटा? वोल्ट मीटर मैं समझ गया, वोल्ट मीटर आपको बताएगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना वोल्ट पैदा करेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो डिफ्लेक्शन होता है कांटा का वो किस डायरेक्शन में होगा उससे भी कुछ मीनिंग होता है क्या? तो यहां सुनना, इसमें डायरेक्शन इस तरफ रहेगा ना वोल्ट मीटर का, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ओके, सब बना लिया। अब ध्यान सुनेगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट अभी आप देख रहे हैं, मैंने बोला बेटा इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब चलिए कुछ और चीजें आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझनी है। अब क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि इस टॉपिक को पूरा कवर करने में 3 से 4 क्लास लगेंगे, तो इसका यह मतलब हुआ कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ने के लिए उतरते हैं तो उसके बारे में एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। ध्यान सुनेंगे बेटा, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ केमिकल्स लिए गए हैं जिसके मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर ये बैटरी है, सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं बेटा इसको? बैटरी। तो अगर ये बैटरी है तो ये कितना वोल्ट पैदा करेगा? अलग अलग बैटरी अलग अलग वोल्टेज के होते हैं, तो ये जो बैटरी मैंने बनाया है ये कितना वोल्ट पैदा करेगा? तो कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसे बोलते हैं बेटा ईएमएफ। तो मान लो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, ध्यान सुनेंगे, ये जो मैंने लिया है ना ये वोल्ट मीटर, गौर सुनेगा, ये जो मैंने लिया है ये वोल्ट मीटर है। मैं आपको ना एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर इसमें लगा देता हूँ। ये देखो बेटा, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। तो जानते हो इसमें कितना वोल्टेज दिखाएगा? 1.1 वोल्ट। तो गौर से सुनेगा, जिंक और कॉपर का बना हुआ बैटरी आमतौर पर कितना वोल्टेज क्रिएट करता है बेटा? 1.1 वोल्ट। ये बहुत कम है, ठीक है, ये बहुत कम है, पर ये इंस्ट्रूमेंट भी बहुत बेसिक लेवल में बनाया जाता है। तो अब गौर से सुनेगा, मैं अगर पूछूंगा कि जिंक और कॉपर का बना हुआ बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा, आप बोलेगे 1.1 वोल्ट। तो अब सुनना, कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसी को सिंपल भाषा में ईएमएफ बोलते हैं बेटा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फिजिक्स में 12th में है ना, इसके बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया। इसका मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ही बता दूंगा, पर उस डेफिनेशन का यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है। मैं आपको बता दूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, पर फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पर ना इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है उसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना बेटा
कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मतलब इस चैप्टर में एक ही चीज होता है कि कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसे क्या बोलेंगे आप लोग, बस इतना ही आपको याद रखना। कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करेगा उसको ईएमएफ बोलेंगे। तो आपको एक्चुअली में इस बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना सीखना है। इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या पढ़ना पता है आपको ना, एग्जाम में एक बैटरी के बारे में दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, और बोलेगा इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि हमने क्वेश्चन में जिस बैटरी के बारे में बात की है वो बैटरी कितना ईएमएफ पैदा करेगा। तो गौर सुनो बेटा, आपको पढ़ना क्या पता है, आपको ये सीखना है कि कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करता है। आपको ये सीखना है कि कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करता है। पर याद रखना, कोई भी बैटरी कितना वोल्ट पैदा करता है, इसके लिए आपको इस बैटरी के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए। ये बैटरी बना कैसे, ये बैटरी काम कैसे करता है, तब जाके ना आप एक बैटरी का ईएमएफ निकालना सीख सकते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, ये बैटरी कितना ईएमएफ बनाएगा मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखवा के याद करने वाले मोड में सिखा सकता हूँ। मतलब आप याद कर लेंगे तो बन जाएगा, पर अगर आप लॉजिकली समझ गए ना कि ये बैटरी कैसे बना, इसको बनाते कैसे हैं, ये बैटरी काम कैसे करता है, तो फिर आपको फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ना ही किसी क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, बताता हूँ बेटे बैटरी बना कैसे, ये बैटरी कैसे बनता है। तो गौर सुनेगा, जब भी आपको कोई बैटरी बनाना है तो कुछ बातों का आप ध्यान रखेगा। एकदम छोटी छोटी बातें हैं, न्यूमेरिकल, ये सब डायग्राम जो बना के दे रहा हूं बेटा, ये आपको ना न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। ये जो मैं डायग्राम आपको बना के दूंगा ये आपको ना न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि थियरी में सब लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये सब थियरी में आमतौर पर लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो क्या बता रहा हूं, गौर सुनेगा। तो मैं थोड़ा इसको रफली बना रहा हूं, ठीक है। तो आखिर एक बैटरी को समझने के लिए उसके ईएमएफ को समझने के लिए पूरा आपको उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो पहले ना हम एक काम करते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल बैटरीज बना लेते हैं बेटा। तो अब देखेंगे ध्यान से, अब ध्यान सुनेंगे। अगर आपको एक बैटरी बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना है बेटा। गौर से सुनेगा, अगर आपको एक बैटरी बनाना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहां पर जिंक ले लिया और यहां पर कॉपर ले लिया। सपोज यहां पर मैंने कॉपर ले लिया, यहां पर मैंने सिल्वर ले लिया। सपोज मैंने यहां पर एल्युमिनियम ले लिया, यहां पर मैंने कॉपर ले लिया। सपोज मैंने यहां पर जिंक ले लिया और यहां पर मैंने सिल्वर ले लिया। ये देखो मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। तो एकदम नोटिस करने वाली बात क्या है, आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, आपकी मर्जी। हाँ, पर आप किस इलेक्ट्रोड को लोगे तो बैटरी ज़्यादा ताकतवर बनेगा, ये हमको समझना है। ये सब बैटरी से सब हमारे काम के हैं, लेकिन जब आप अगर कोई बैटरी बनाने जाओगे तो आप एक बार सोचोगे ना कि भाई मैं एक ऐसा बैटरी बनाऊं जिसमें ज़्यादा वोल्टेज बने। तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि कैसे पता चलता है कि कोई बैटरी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट करेगा बनाने से पहले। फिलहाल मैंने कुछ 4 बैटरी बना दिए। सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात यह है कि जिस इलेक्ट्रोड का आप सिलेक्शन करते हो, ध्यान सुनना बेटा, अंदर में ना उसी इलेक्ट्रोड का आपको सॉल्यूशन लेना है। ये पहला क्राइटेरिया है। जो भी इलेक्ट्रोड आप सेलेक्ट करोगे नीचे कंटेनर में उसी इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन लेना है। तो अगर आपने जिंक डुबाया है ना तो जिंक का बना हुआ सॉल्यूशन लेंगे। अब जिंक का बना हुआ सॉल्यूशन मतलब जिंक का बना हुआ किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन। चलो बताओ, जिंक का बना हुआ कोई भी एक कंपाउंड, जिंक सल्फेट, तो आप यहां पर जिंक सल्फेट ले सकते हैं। और कुछ बताओ, जिंक का बना हुआ आप यहां पर जिंक सल्फेट ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो बेटा और कुछ बोल दो, जिंक क्लोराइड। तो आप जब जिंक को इस कंटेनर में डुबाते हो ना तो अंदर किसका सॉल्यूशन होगा, आप चाहे तो जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक एसीटेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, कुछ भी ले सकते हो। बस इतना याद रखना कि वो सॉल्यूशन में जो मेटल आयन होगा ये इसी मेटल का आयन होना चाहिए। मतलब मैं बात करूं कौन सा आयन होना चाहिए बेटा इसमें, जिंक। अगर कॉपर डुबाया हो तो अंदर आप कॉपर का बना हुआ कोई भी कंपाउंड ले लेना। न्यूमेरिकल बनाते समय बच्चे कहाँ पर फंस जाते हैं, कभी कभी किसी क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट लिखा रहता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में कॉपर क्लोराइड। तो वो थोड़े इसलिए परेशान होते हैं कि क्या इसमें कुछ अलग रूल लगने वाला है, इसमें कुछ अलग रूल। कोई अलग रूल नहीं है, सेम रूल होगा। क्योंकि ये भी किसका बना कंपाउंड है बेटा, कॉपर का, और ये भी कॉपर का। तो इसका ये मतलब निकल के सामने आया, इन सबसे एक ये मतलब निकल के सामने आया कि अब आपके सामने एक ऐसा टॉपिक आ चुका है जिसमें सिर्फ किसका रोल है, मेटल का और मेटल के आयन का। सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, एसीटेट, जिंकेट, इन सब का कोई रोल नहीं है। तो अब मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोड आप लिए हो उसी का
अंदर में आयन होना चाहिए। अब वो आयन कहां से लाओगे, आपकी मर्जी। सिल्वर कहां से आया, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर एसिटेट, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसका यह मतलब निकला कि अगर मैं सिल्वर लेने के लिए सिल्वर क्लोराइड भी ले सकता हूं, सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकता हूं, सिल्वर कार्बोनेट भी ले सकता हूं, सिल्वर एसिटेट भी और कुछ भी ले सकता हूं। तो इसका यह मतलब निकलता कि इन सबका शायद रोल अब नहीं है। तो बस इतना समझ लो कि ये जो टॉपिक अभी चल रहा है, इस टॉपिक में दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, एक मेटल पे ध्यान रखना है और उसी मेटल के आयन पे ध्यान रखना है, बस उसके बाद कुछ नहीं इस टॉपिक में। बन जाएगा बेटा। तो बैटरी बनाने के लिए बस इतना याद रखना है, पहला पॉइंट, कि जो भी इलेक्ट्रोड आप लेंगे नीचे उसी इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन होना चाहिए। यहां पर किसका सॉल्यूशन होगा बेटा, एल्युमिनियम आयन का, यहां पर किसका होगा, कॉपर आयन का, यहां पर जिंक आयन का और यहां पर सिल्वर आयन का। ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना लॉजिकल है, इसमें जो डायग्राम बनाया गया है, इसमें जो डायग्राम बना है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब अगर मैं एल्युमिनियम को इस तरफ लिख दिया और कॉपर को इस तरफ, तो गलत हो जाएगा ये। अगर मैंने जिंक को इस तरफ लिख दिया और कॉपर को इस तरफ, तो गलत हो जाएगा। तो उसको लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, डायग्राम भी हाईली स्पेसिफिक होता है और डायग्राम के बाद जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी एकदम स्पेसिफिक। तो ध्यान समझना, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखा कि जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का हमको क्या लेना है बेटा, आयन या सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये बैटरी काम कैसे करता है। पहले हम बात करते हैं ये बैटरी बेसिकली काम कैसे करेगा। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, अब मैं आपको बताता हूं ये बैटरी काम कैसे करता है। तो आप कोई भी दो इलेक्ट्रोड ले लेंगे, मैं बार बार समझाने के लिए जिंक और कॉपर का एग्जांपल लूंगा। ठीक है। तो यहां देखना बेटा, एक मिनट, ठीक है। अब यहां सुनेगा। अब आपको सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, याद रखना है। इसको लिखवा नहीं सकता मैं, लिखा हुआ भी नहीं मिलता, पर आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा। तो अब एक अगला जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो ये है बेटा कि ना, आप इस तरफ जो इलेक्ट्रोड लिए हैं लेफ्ट साइड, अभी फिलहाल मैंने जिंक लिया था और इस तरफ मैंने कॉपर। तो पता है जब जिंक और कॉपर को आप साथ में लोगे तो अचानक ये बैटरी काम करना चालू कर देगा। मतलब ये बल्ब देखो बेटा जलने लगा। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं बल्ब को देख रहा हूं, ये बल्ब यहां पर ग्लो कर रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि जरूर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आपको बता रहा हूं करंट कहां से कहां फ्लो करता है। तो हमेशा याद रखना, करंट हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करेगा, लेफ्ट से राइट। अब लेफ्ट से राइट की क्या मीनिंग है, किसका लेफ्ट किसका राइट, समझना। तो डायग्राम ऐसा बनाया जाता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालने वाले को लेफ्ट में रखा जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को राइट में। एक कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला हमेशा लेफ्ट में होता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हमेशा राइट में रहता है। और वोल्ट मीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है बेटा, ये वोल्ट मीटर है। तो मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो अगर वोल्ट मीटर इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है, यहां से यहां। तो अब एक बात बताओ, अगर ये बल्ब जल रहा है तो एक ही मतलब निकल रहा है कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। और अगर इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो कंफर्म है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करता है, गौर सुनेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, वो डायग्राम के हिसाब से बोलूं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। और गौर सुनना, याद है भी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बात बोला था कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनोड। और जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो इसका मतलब लेफ्ट वाला कंटेनर क्या रहेगा, एनोड, और राइट वाला कैथोड। तो यूं समझ लो कि आईयूपीएससी का रूल है, समझो या जो भी समझो, रूल क्या है, एनोड हमेशा लेफ्ट में और कैथोड हमेशा राइट में बनाया जाता है। ये आईयूपीएससी का रूल है। गौर सुना बेटा, जब भी डायग्राम बनाओगे ना तो हमेशा एनोड लेफ्ट में ही होगा और कैथोड हमेशा राइट में होगा। लेफ्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हमेशा राइट में। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रॉन किस साइन वाले टर्मिनल से किस साइन वाले एंड तरफ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जाता है। इलेक्ट्रॉन में खुद क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन में खुद नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव तरफ तो जाएगा नहीं, कहां जाएगा। तो क्या समझे, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या मैं इस किनारे को नेगेटिव मान लूं और इस किनारे क्या मान लूं बेटा, पॉजिटिव। तो लीजिए एनोड नेगेटिव हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एनोड नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, याद है? तो इससे पहले एनोड क्या था? पॉजिटिव। आज क्या हो गया? नेगेटिव। इससे पहले एनोड पॉजिटिव था, अब क्या हो गया? नेगेटिव। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो या तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है या जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको एनोड बोलते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनोड। याद दिलाऊं? याद दिलाऊं? ये देखो, इससे पहले आप क्या करते थे पता है? ऐसा आप कंटेनर लेते थे, इसी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते थे। अब तक जो हुआ है वो बता रहा हूं आपको मैं, अब तक जो हुआ है वो बता रहा हूं। उसके बाद हम इसके अंदर कोई भी एक कंपाउंड ले ली, सपोज मैंने NaCl ले लिया बेटा, तो सबको याद होगा Cl यहां जाता था और इलेक्ट्रॉन निकालता था, याद सबको? Cl इलेक्ट्रॉन लूज करता था और क्या बन जाता था बेटा? और Na+ यहां जाके गेन करता था, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बन जाता है बेटा? Na। तो जल्दी बताइए, जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो उस जगह को हम क्या बोल देते हैं? और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो उस प्रोसेस क्या, उस जगह क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव एरिया है कि पॉजिटिव एरिया है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस जगह को एनोड बोलते हैं और जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। तो यहां पर एनोड क्या था? पॉजिटिव। कैथोड क्या था? नेगेटिव। और यहां पर ये उल्टा हो गया। तो सही कौन सा है? ध्यान सुनना, सही एक्चुअली ये है। हमेशा एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। सिर्फ ऐसे याद रखो, बैटरी में उल्टा होता है। सबसे आसान तरीका याद रखने का, बैटरी में उल्टा होता है। हमेशा ध्यान सुनना, हमेशा एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव होगा। हमेशा किस में उल्टा होता है बेटा? ये बैटरी में। अच्छा, उल्टा क्यों हो गया? उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो मुझे IUPAC का रूल याद आया कि IUPAC वालों ने साफ साफ बोल दिया जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो मुझे मजबूरन इसको क्या बोलना पड़ा? एनोड। ऐसे क्या बोलना पड़ा? कैथोड। तो IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको एनोड बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको एनोड बोल दिया। पर फिर मुझे याद आया इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कौन साइन होगा इसमें? नेगेटिव। इसलिए मजबूरन मुझे यहां पर एनोड को क्या मानना पड़ा? नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, सिर्फ बैटरी में उल्टा होता है। बैटरी में एनोड क्या हो गया? नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। तो क्या क्या रूल आपने सीखा? पहला पॉइंट, जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे नीचे उसी का आयन होगा, जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे नीचे उसी का आयन होगा। यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले को लेफ्ट में रखेंगे, यानी एनोड हमेशा लेफ्ट में रहेगा और कैथोड हमेशा राइट में। ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट सुनो, जो याद रखना है, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम मेटल करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम। तो बताओ बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं ना, किसने निकाला होगा इलेक्ट्रॉन? जिंक मेटल ने। तो जो जिंक का तुमने इलेक्ट्रोड लिया है ना, उसी ने इलेक्ट्रॉन निकाला। जल्दी बताओ, जिंक जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? ये देखो बेटा, मैंने क्या लिख दिया? एक रिएक्शन लिख दिया। ये रिएक्शन कैसे बना? तो ये जो जिंक था इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाला। अब इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहां गया? तो गौर से सुनेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम कौन करता है? जिंक या क्या? मेटल। इलेक्ट्रॉन निकालने का काम कौन करेगा? मेटल। अब इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करता है? तो वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सीधे सॉल्यूशन में पहुंचेगा आयन के पास। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम मेटल करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करेगा? आयन। इलेक्ट्रॉन लेने का काम आयन करता है। ये तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब आपको बैटरी में कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकालने का काम मेटल करता है और इलेक्ट्रॉन लेने का काम आयन। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, मेटल तो ले नहीं सकता। यहां पर आपको लग रहा है कॉपर ले रहा है, कॉपर मेटल है, ऐसा लगता है कि वो ले रहा है, पर वो सिर्फ खींच रहा है। पर दिया किसको अल्टीमेटली? उसने कॉपर आयन को। तो मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, कभी गेन नहीं करते। तो ऐसा शुरू में आपको लग सकता है कि भाई इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको कौन गेन कर रहा है? कॉपर, जो कि खुद एक क्या है? मेटल। तो ऐसा आपको लग सकता है कि कॉपर मेटल है तो कैसे ले रहा है इलेक्ट्रॉन? वो नहीं ले रहा है, वो खींचा और कहां पहुंचा दिया बेटा? आयन के पास। तो आखिरी बार रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम मेटल करता है और गेन करने का काम कौन करेगा? आयन। तो इसको अगर मैं इस पीछे वाले इसमें लगा दूं, चलो अब सबके लिए मुझे रिएक्शन लिख के दिखाना बेटा।
देखना ये रिएक्शन सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ना इन चारों एग्जाम्पल में रिएक्शन दिखाता हूं कैसे कैसे लिखेंगे। चलो स्टार्ट करें। पहले वाले में कौन लूज करेगा? जिंक। रिएक्शन लिखो, एक मिनट। जिंक जब लूज करेगा तो उसका रिएक्शन कैसे लिखाएगा बेटा? ये देखो Zn, ये देखो गेन कौन करेगा? कॉपर आयन। चलो आयन को गेन करवाओ, हो गया, खत्म। इसमें आते हैं, कौन लूज करेगा? कॉपर। तो कैसे लूज करवाओगे? Cu। मेटल को लूज करवाते हैं, Cu गिव्स, करेक्ट। गेन कौन करेगा? सिल्वर। इसका वैलेंसी तो 1 होता है तो एक ही गेन करेगा, बाद में बैलेंस कर लेंगे उसको हम लोग, करेक्ट। यहां पर कौन लूज करेगा? एल्यूमिनियम का मेटल इलेक्ट्रॉन लूज, कितना लूज करता है ये? 3। ऐसे बनेगा। कौन गेन करेगा? कॉपर। तो ये रिएक्शन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए यही सब चीजें आपको आनी चाहिए। यहां कौन लूज करेगा? जिंक। और यहां पर कौन गेन करेगा? सिल्वर। तो लीजिए, अब आप समझ गए बेटा। तो मैंने कुल मिला के टोटल 3 पॉइंट आपको बताएं। एक बार फिर से आखिरी बार रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट क्या था? जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे अंदर उसी का आयन होगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला लेफ्ट में और गेन करने वाला राइट में होता है। तीसरा पॉइंट, मेटल लूज करता है और आयन गेन। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। तो लीजिए, मैंने आपको बैटरी कैसे काम करता है मैंने बता दिया, ठीक है। बैटरी जो है कैसे काम करता है मैंने बता दिया। लेकिन अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है कि जिंक नहीं लूज क्यों किया? जिंक ने ही लूज क्यों किया और कॉपर ही गेन क्यों करता है? मैं तो बस अभी बताते जा रहा था ये लूज करेगा ये गेन करेगा, पर क्यों अभी वो आना बाकी है। जिंक ने ही क्यों लूज किया? कॉपर भी लूज कर सकता था। तो आखिर किसी इलेक्ट्रोड को देख के ये कैसे पता चलता है कि वो लूज ही करेगा कि गेन करेगा? अब ये पता लगाना बाकी है। सेटअप मैंने सिखा दिया बेटा। अगर मैं आपसे बोलूंगा एक बैटरी बनाओ, अब आप बैटरी बना सकते हैं। दो इलेक्ट्रोड लाएंगे, कंटेनर बनाएंगे, जिस इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डुबाएंगे नीचे उसी का आयन होना चाहिए। आपने बैटरी का सेटअप सीख लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं मार्केट में जाऊंगा और इलेक्ट्रोड खरीद के लाऊंगा तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा गेन करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लेने होंगे जिसमें से एक क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन लूज और एक गेन। तो आप पता लगाते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड को देख के कैसे पता चलता है कि वो लूज करेगा या गेन करेगा। किसी इलेक्ट्रोड को देख के ये कैसे पता चलता है कि वो लूज करेगा कि गेन करेगा? ध्यान समझना। तो एक इलेक्ट्रोड 2 ही काम कर सकता है। एक इलेक्ट्रोड 2 ही काम कर सकता है बेटा, या तो लूज, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर क्या करेगा? गेन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोड क्या करेगा? लूज करेगा कि गेन करेगा, हम ये पता लगाते हैं। तो जानते हैं हम क्या पता लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये टॉपिक है एक। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि गेन करेगा। जब हम ये पता लगाते हैं तो हम क्या पता लगा रहे होते हैं? उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। यानी क्या निकालते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सिखाता हूं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कौन लूज करेगा कौन गेन। अब ये पता लगाने वाले हैं। प्लीज अपने कॉपी में डाले हेडिंग बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा। जब हम ये पता लगाते हैं तो हम कहते हैं हम क्या पता लगा रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन। It is the tendency of an electrode to lose और टू गेन इलेक्ट्रॉन। और किसी भी इलेक्ट्रोड में 2 ही तरह का पोटेंशियल होता है बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो जानते हो जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज करने लगे तो हम कहते हैं उसमें है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब कोई गेन करने लगे तो हम कहते हैं बेटा उसमें है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यूं समझ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के होते हैं। ऐसा मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि लूज करने का टेंडेंसी, और इसका मतलब गेन करने का। ऐसे ही बना लिया रहो, इसको आपको याद रहेगा।
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है लूज करने का टेंडेंसी और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि गेन करने का टेंडेंसी। अगर आपके स्कूल में टॉपिक हो गया होगा तो देखना एक फॉर्मूला बताएंगे ईएमएफ निकालने का। कितनों के स्कूल में हो गया ये ईएमएफ ये चैप्टर हो गया है? नहीं हुआ है अभी, तो ठीक कोई बात नहीं। ये जो अभी हम लोग बैटरी बना रहे हैं बेटा, तो इस बैटरी का ईएमएफ निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये सब थ्योरी जो बता रहा हूँ ना, ये सब थ्योरी बताए बिना भी मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूला को आपको चलाना सिखा सकता हूँ। वो फार्मूला कैसे काम करता है, न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, आप बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ, ये सब थ्योरी जो बता रहा हूँ ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये मतलब रिफ्रेशर में लिखा रहता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत कंप्रेस फॉर्म में मिलेगा। तो थोड़ा समझ लो ताकि न्यूमेरिकल हमारे लिए आसान हो जाए। तो मैंने बोल दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब लूज करने की टेंडेंसी और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन करने का। पर क्वेश्चन है ये पता कैसे चलता है? किसी इलेक्ट्रोड को देखूंगा तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन? तो देखते हैं बेटा कैसे पता चलता है। किसी इलेक्ट्रोड को देखकर ये कैसे पता लगाओगे कि उसमें कैसा पोटेंशियल है? गौर से सुनिएगा। मान लो बेटा मैंने यहां पर एक ना इलेक्ट्रोड ले लिया, गौर सुनेगा, मैंने एक वाइट कलर का इलेक्ट्रोड ले लिया। मैं कलर यूज कर रहा हूं, कलर इसलिए क्योंकि मैं अभी कौन सा इलेक्ट्रोड उसका नाम नहीं बता रहा हूं। तो मान लो किसी ने बोल दिया चलो भाई इस वाइट इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता लगाओ, तो कैसे पता लगाओगे बेटा? एक काम करते हैं, चलो इसमें ना मैंने इसको एक इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में डुबा दिया, बाहर मैंने यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया और यहां पर ना एक दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग ले लेते हैं, देखना ठीक है। तो मैंने ना यहां पर एक इलेक्ट्रोड ले लिया कुछ इस तरह का दिखने वाला। अच्छा एक मिनट ना, मैं ये बताना भूल गया, बीच में जो लगा था सिस्टम वो क्या चीज़ था? ये जो था ना, ये इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं बेटा। ये जो बीच बना हुआ है ना, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसका काम क्या बता देता हूँ। ये एक्चुअली सर्किट पूरा कर रहा है। आप इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो तभी मूव करेगा ना बेटा जब सर्किट पूरा रहेगा। तो ये ना सर्किट पूरा करता है, सॉल्ट ब्रिज का काम है। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, बस बता रहा हूं मैं। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है बेटा? सर्किट पूरा करता है, पहला पॉइंट। और दूसरा ये ना दोनों कंटेनर को न्यूट्रल बनाए रखता है। सॉल्ट ब्रिज दोनों कंटेनर को न्यूट्रल बनाए रखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सुना इसकी मीनिंग क्या है। अगर गलती से बुक पढ़ बैठे और उसमें लिखा है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, तो मैं समझाता हूँ। सुना बेटा, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? एक तो सर्किट पूरा कर रहा है और दूसरा दोनों कंटेनर को न्यूट्रल करता है। अब ये न्यूट्रल करने का मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बताओ इसमें आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है बेटा? जिंक। और अंदर क्या लिया? जिंक आयन। तो ऑलरेडी अंदर में आपने जिंक आयन का सॉल्यूशन लिया है बेटा, गौर सुनेगा। यहां पर आपने ऑलरेडी जिंक आयन का सॉल्यूशन, और यहां पर किसका सॉल्यूशन है? कॉपर आयन का। कॉपर आयन का यहां पर आपने सॉल्यूशन लिया है। एक बात बताओ कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो जिंक क्या बन गया? जिंक आयन। अरे सुना ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो जिंक का एलिमेंट है, इसके अंदर जो जिंक एलिमेंट उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब इसके अंदर का कोई जिंक एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जिंक एटम क्या बन जाएगा बेटा? आयन बन जाएगा ना। तो आयन इलेक्ट्रोड के अंदर थोड़ी रहेगा, वो भी निकल के बाहर आएगा। ये देखो एक जिंक आयन बाहर निकल के आया, ये बताओ कहां से आया? ये इस इलेक्ट्रोड के अंदर से जिंक आयन निकल के आया। कहां से आया बेटा? अंदर में जिंक का जो मेटल था उसने क्या लूज कर दिया? सिक्का। इस अंदर में जो जिंक का मेटल था उसने क्या लूज किया? इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। अब अंदर क्या बचा? जिंक। अब क्या बन गया? जिंक आयन बन गया। तो वो तो अंदर रह नहीं सकता ना, आयन कभी मेटल के अंदर नहीं रहता, तो भी निकल के बाहर आ जाता है। तो अब बताओ, एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता रहेगा तो इसके अंदर से निकल क्या आएगा बेटा? जिंक। तो इसके अंदर जिंक आयन बढ़ता जाएगा, इस तरफ जिंक आयन बढ़ता जाएगा। अब इधर बताओ, इस तरफ जब कॉपर आयन आता है, इस तरफ जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन सीधे कहां पहुंच गया? कॉपर आयन के पास। और कॉपर आयन को उसने क्या बना दिया बेटा? मेटल। तो धीरे धीरे यहां पर कॉपर आयन खत्म होता जाएगा, कॉपर आयन खत्म होगा। तो यहां पर अब क्या होगा जल्दी बताओ? आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया था? जिंक सल्फेट। जिंक में चार्ज क्या होता है?
और इसमें क्या होता है नेगेटिव। पर जब निकल निकल के जिंक आने लगा तो जिंक का क्वांटिटी बढ़ने लगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इंक्रीज। नेगेटिव के मुकाबले पॉजिटिव बढ़ जाएगा और ये इम्बैलेंस होने लग जाएगा। और इस तरफ कॉपर आयन धीरे धीरे खत्म हो रहा है बेटा। अंदर आपने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट। कॉपर में चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव। तो उधर का जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कॉपर आयन को खाने लगा, कॉपर आयन को खाने लगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज कम होने लगा और नेगेटिव बढ़ने लगा। तो यहां पर पहले पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल था, इस कंटेनर के अंदर पहले पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल था, पर जैसे ही प्रोसेस चालू हुआ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया और नेगेटिव कम होने लग गया। यहां पर पहले पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल रहा होगा, पर जब इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो अचानक पॉजिटिव चार्ज कम होता है और नेगेटिव क्या बढ़ता है बेटा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अत्यधिक बढ़ गया है और यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है दोनों तरफ के कंटेनर को न्यूट्रल रखना। अब और डीपली जाऊं तो और बहुत अंदर ही चले जाएंगे हम लोग, ये सब कोई पूछता नहीं है, बस मैं बता रहा था कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। जल्दी बताइए, सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है बेटा। पहला पॉइंट, ये सर्किट पूरा करता है, और दूसरा दोनों कंटेनर क्या करता है, न्यूट्रल। ठीक है, बस इसको याद रखने के लिए बस मैंने बता दिया है। हाँ, वापस चलते कहानी पे। तो हमें क्या करना था, ये देखो हमें क्या करना है बेटा, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है कि भाई ये इलेक्ट्रोड क्या करने के लिए पैदा हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि गेन करने के लिए। तो मैंने क्या किया पता है, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इस व्हाइट कलर के इलेक्ट्रोड को इस ब्लू कलर के इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो यहां पर ये कांटा इस तरफ दिखा रहा है वोल्ट मीटर में, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जा रहा है। जल्दी बताइए, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो क्या अब हमें इसका पोटेंशियल मालूम चल गया, क्या पोटेंशियल है निकालने का, यानी क्या पोटेंशियल है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमको क्या पता करना था कि इस इलेक्ट्रोड में कैसा पोटेंशियल है, पता कर लिया हमने। अब एक काम करते हैं, इसी कहानी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। फिर से मैंने उसी व्हाइट इलेक्ट्रोड को लिया, अब देखना बेटा क्या कर रहा हूं, मैंने फिर से उसी व्हाइट इलेक्ट्रोड को लिया और इस बार उसको मैंने किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। ये देखो, इस बार ना मैंने उसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया। इस बार क्या हुआ, जब मैंने इस व्हाइट कलर के इलेक्ट्रोड को, जो इलेक्ट्रोड यहां पर था ना, उसी को मैंने यहां पर एक दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। जब इसमें जोड़ा तो मैं क्या देखता हूं, कांटा इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी इस बार इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है। तो अब बताइए, कुछ देर पहले वो क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, अब क्या कर रहा है, गेन। तो अब इसमें कैसा पोटेंशियल है, कैसा है, रिडक्शन। अब हम क्या करने निकले थे, ये पता लगाने निकले थे कि इस व्हाइट कलर के इलेक्ट्रोड में क्या पोटेंशियल है, मतलब ये क्या करने के लिए पैदा हुआ है, ये क्या करेगा। इससे पूछो तुम क्या करना चाहते हो, तो बताओ क्या बताया इससे तुमको, ये लूज करना चाहता है, गेन करना चाहता है, इससे पूछो तो कि तू क्या करना चाहता है, वो क्या आंसर दे रहा तुमको। कुछ देर पहले क्या बोल रहा था, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता हूं, और अब क्या बोल रहा है बेटा, गेन। वो खुद ही नहीं बता पा रहा है, कि वो क्या करने के लिए बना है। कुछ देर पहले वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और अब क्या कर रहा है, गेन। तो एक बात बताओ, तुम ये सोच के इस इलेक्ट्रोड को लिए थे कि आज मैं इसका एक्चुअल पोटेंशियल पता लगा के रहूंगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जाना जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, पर आप नहीं पता लगा पाए क्योंकि कुछ देर पहले वो लूज कर रहा था और अब क्या करने लग गया बेटा, गेन। तो क्यों पता नहीं लगा पाए, पता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ना वो इस पर डिपेंड हो गया। कैसे, जब ये वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेने लगा तब तो ये लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, पर जब अगला इलेक्ट्रोड भारी पड़ा तो इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ गया। तो क्या समझ में आया, इस इलेक्ट्रोड का एक्चुअल पोटेंशियल हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आप इस इलेक्ट्रोड को इसके मर्जी के हिसाब से काम करने नहीं दे रहे हो। ये तो इस पर डिपेंड हो गया, ये कैसा करेगा उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये जब गेन करता है तब तो देने लग गया इलेक्ट्रॉन, और जब ये लूज किया तब ये लेने लग गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का, गौर से सुनेगा, अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का एक्चुअल पोटेंशियल पता लगाना चाहते हो, यानी कि ये पता लगाना चाहते हो कि ये क्या करने के लिए पैदा हुआ है, तो फिर इसको आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, यानी कि इसको किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा जिसकी मर्जी ना चले, सिर्फ इसकी मर्जी चले। और जब सिर्फ इसकी मर्जी चलेगी
ये तब बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूं, लूज कर सकता हूं कि गेन कर सकता हूं। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का एक्चुअल पोटेंशियल पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसे किसी ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ना पड़ेगा जिसकी मर्जी बिल्कुल ना चले। अब आप बताइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी मर्जी किसी के सामने नहीं चलती? पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी मर्जी किसी के सामने नहीं चलती? नोबल गैस। नोबल गैस के ऊपर किसी की नहीं चलती, वो तो वैसे पड़ा रहता है, उसे खुद पे नहीं चलती, दूसरे पे आप क्या करोगे? हाँ, और क्यों बोलो? अच्छा, मर्जी नहीं चलती कि मतलब समझ रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना चुपचाप से ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो दे देगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। नोबल गैस कुछ भी नहीं करता ना। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो बिना किसी परेशानी के ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो दे देगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है बेटा जिससे इलेक्ट्रॉन खींचोगे ना तो दे देगा इलेक्ट्रॉन। ये देखो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो चुपचाप से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी मर्जी किसी के सामने नहीं चलती। कौन सा एलिमेंट है बेटा? वो हाइड्रोजन। तो क्या समझे, अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का एक्चुअल पोटेंशियल पता करना चाहते हो, अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का एक्चुअल पोटेंशियल पता करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन से जोड़ना पड़ेगा। फिर एक परेशानी, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? गैस। तार में लटकाऊंगा कैसे? तो हाइड्रोजन तो गैस होता है ना। तो अब अगली परेशानी ये आ गई कि हाइड्रोजन तो गैस होता है, इसके साथ जोड़ूंगा कैसे? तो ये तो कंफर्म था कि हाइड्रोजन को तो आप सॉलिड फॉर्म में नहीं ला सकते, हाइड्रोजन को आप सॉलिड फॉर्म में नहीं ला सकते कि आप इसमें लटका सकें। तो हाइड्रोजन जैसा रहता है ना वो वैसा ही रहेगा। अब उसी रूप में आपको उसका इलेक्ट्रोड बनाना है, तो अब आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो आपको यह पता लगाने में हेल्प करेगा कि इस इलेक्ट्रोड में कैसा पोटेंशियल है। तो अब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने के लिए अब हमको क्या सीखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोड। तो अब मैं दिखाता हूं बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। ये सब अभी थियरी चल रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब तक जो कुछ बताया मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो इसमें कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा सिर्फ ईएमएफ। पर वही है कि ये सब थोड़ा सुन लिया रहोगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो अब सुनेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं बेटा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं? अब हाइड्रोजन तो गैस है तो उसको गैस ही रहने दो। एक्चुअली क्या करते हैं, एक ग्लास का, यहां देखो एक ग्लास का ऐसा इन्वर्टेड हम लोग एक इक्विपमेंट लेते हैं, ये ग्लास का बना हुआ है, इसको एक दूसरे ग्लास के बड़े कंटेनर में रख देते हैं। इसके बाद अंदर में हम लेते हैं बेटा एसिड का सॉल्यूशन। अब क्योंकि मैंने एसिड लिया है, जल्दी बताइए अंदर क्या मिलेगा आपको? H+। अंदर आपको H+H+ दिखाई देगा क्योंकि मैंने यहां पर एसिड का सॉल्यूशन लिया है। और उसके बाद यहां पर मैंने अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया बेटा। इसके अंदर इस ट्यूब में ऊपर में ना हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, हाइड्रोजन का गैस रखा हुआ है, देखो हाइड्रोजन का गैस। और उसके बाद यहां पर एक पतला सा वायर डुबा देते हैं। ये जो वायर बना हुआ है ना, ये वायर प्लेटिनम का होता है। ये जो वायर अभी आप देख पा रहे हैं ये वायर प्लेटिनम का होता है। प्लेटिनम का इसलिए होता है क्योंकि प्लेटिनम एसिड में नहीं गलता, मतलब वो तो खराब नहीं होगा। तो ये देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है ना, इसी को बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, क्योंकि सब तरफ आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही दिख रहा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपने हाइड्रोजन गैस लिया है ना, इसका प्रेशर हम लेते हैं बेटा 1 atm। ये जो एसिड आपने लिया है इसका कंसंट्रेशन होता है बेटा 1 मोलर, मोलारिटी 1। और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो टेम्परेचर है ये होता है बेटा 298 केल्विन। कोई मुझे बताएगा इन सभी फिगर्स को क्या बोलते हैं? 1 atm, 1 m और 298 केल्विन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपने सुना एसटीपी कहीं की पर 11th में किसी क्वेश्चन में एसटीपी लिखा रहता था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कोई आपसे पूछेगा हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, क्या बोलेंगे आप? 1 atm। हमारा स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 298। तो लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट बनके तैयार हो गया। अब यहां से देखो वायर निकला है। अब ये जो वायर निकला है बेटा, इसी वायर को मैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ूंगा, मतलब यूं समझो अब ये रेडी हो चुका है, ऐसे ही बनता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है, ये इंस्ट्रूमेंट अब आपको ये पता करने में हेल्प करेगा
कि दूसरे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें कैसा पोटेंशियल है। तो कुछ देर पहले हम क्या कर रहे थे बेटा, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना चाहते थे, पर वो दूसरे पे डिपेंड हो जा रहा था, वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ देंगे बेटा, स्टैंडर्ड, सॉरी एक मिनट ना, इसका मैंने क्या नाम दिया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में रखा गया, इसको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या काम आता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने का। तो डालिए हेडिंग वहां पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी जैसे इसका यूज होगा अब अपने आप समझ जाएं कैसे काम करता है ये। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसके रिफरेंस में हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करते हैं। तो लिखेंगे इट इज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड, इट इज a reference electrode which helps to calculate the electrode potential of any electrode potential of any electrode। तो लीजिए एक ऐसा चमत्कारी एक सेल बना लिया हम लोगों ने, एक इलेक्ट्रोड बना लिया हाइड्रोजन का। अब इसके मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो एक काम करते हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रोड का नाम बताओ जिसका पोटेंशियल जानने का आपको मन है। अभी इतना सारा एग्जांपल बताया था ना इलेक्ट्रोड्स का, कोई भी दो बताओ ना इलेक्ट्रोड। जिंक, सिल्वर, जिंक हो सकता है, सिल्वर, कॉपर में, चलो मैं सबका बता देता हूं आपको। यहां देखना, पहले मैं आपको ना जिंक और कॉपर का बताता हूं, थोड़ा सा याद दिलाएंगे। अभी कुछ देर पहले जब मैंने डायग्राम बनाया था जिंक और कॉपर का, किसने लूज किया था, जिंक ने, और कॉपर ने गेन। तो कैसे पता चला होगा कि जिंक ही लूज करेगा और कॉपर ही गेन करेगा, यहां देखना बेटा कैसे पता चलता है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, प्लीज ध्यान समझिएगा इसको। मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया और इसको मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया और उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, और ठीक है पहले इसको करते हैं। और बीच में ना बेटा मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर लगा दिया, इस बार मैंने अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर लगा दिया है। यहां पर कौन सा गैस भरा था, हाइड्रोजन का, और अंदर क्या था बेटा, H+ आयन, अंदर H+ आयन था। अब चलो देखो, जानते हैं जब मैंने इस जिंक के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा, तो अचानक मैं क्या देखता हूं कि इस वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यू दिखाने लगा, और वो वैल्यू थे बेटा -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। अब इसे क्या मतलब बताऊंगा, इसे क्या मतलब बताता हूं। एक एग्जांपल इस बार कॉपर का लेते हैं। ये देखो, फिर से मैंने ये ले लिया बेटा, फिर से मैंने ले लिया ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, इसको मैं इस बार मैं इसे कॉपर के साथ जोड़ दूंगा। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कॉपर के साथ, चलिए इसको कॉपर के साथ जोड़ देते हैं, और बीच में मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर लगा दिया। हाँ, अब यहां सुनिएगा, यहां पर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था और यहां पर H+ आयन। इस बार क्या हुआ, जब मैंने जिंक को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो वोल्ट मीटर में बेटा -0.76 वोल्ट आया, और जब यहां पर कॉपर को मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो यहां वैल्यू है +0.34 वोल्ट। ये फिक्स वैल्यू है, ये जबानी मुझे याद है, आपको भी हो जाएगा, ये वैल्यू फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती है, कभी चेंज नहीं होती है वैल्यू। तो अब जरा गौर से सुनेगा, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हो और अगर वोल्ट मीटर में वैल्यू नेगेटिव आया, तो समझ जाना कि तुमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है।
यानी कि उसमें कैसा पोटेंशियल है बेटा, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रोड इसके साथ जुड़ने के बाद वोल्ट मीटर में पॉजिटिव वैल्यू दिखाए तो समझ जाएगी कि आपने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बताइए कॉपर में कैसा पोटेंशियल, एक्चुअली में रिडक्शन। तो इस तरह से ना हम पता करते हैं कि किस इलेक्ट्रोड में कैसा पोटेंशियल होता है। तो जिंक क्या करने के लिए बना है बेटा, लूज करने के लिए, और कॉपर क्या करने के लिए बना है, गेन। और ये कैसे पता चलता है, इसके हेल्प से हमने ये पता लगाया, ये वैल्यूज फिक्स होते हैं। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि डायग्राम मैंने उल्टा क्यों बनाया है, यहां जैसा बनाया था यहां मैंने उल्टा क्यों कर दिया, आंसर दीजिए, क्यों उल्टा किया मैंने? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला लेफ्ट में होता है और गेन करने वाला राइट में। यानी कि इस वक्त जिंक क्या बना है बेटा, एनोड, और ये क्या बना हुआ है, कैथोड। और यहां पर अब ये क्या बन गया, एनोड, और कॉपर क्या, कैथोड। तो इसका ये मतलब निकला कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड। अब इसे प्लीज बना लेंगे, बनाइए इसको। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को आप ऐसे ही ना, मैं कुछ बताता हूं, जैसे मान लो आपने कॉपर लिया, कौन बोल, सिल्वर इधर, सिल्वर का पता करने जाओगे ना बेटा तो इसका होता है प्लस 0.80 वोल्ट। एल्युमिनियम का पता करने जाओगे तो इसका होता है बेटा प्लस 1.66 वोल्ट। तो ऐसे आपको अलग अलग एलिमेंट के वैल्यूज मिलते जाएंगे। क्या हो गया बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने के लिए आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हेल्प लेंगे। तो डायग्राम यहाँ पर उल्टा इसलिए बना है क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले को लेफ्ट में रखते हैं और गेन करने वाले को राइट में। तो अभी आपने किसके किसके पोटेंशियल निकाला, कॉपर का और सिल्वर का, सॉरी जिंक और कॉपर का। तो आपने जिंक का निकाल लिया पोटेंशियल। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना बेटा, इस वैल्यू को
इस वैल्यू को ई नॉट से डिनोट करते हैं, ई नॉट, इन वैल्यूज को ई नॉट से डिनोट करते हैं। और हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक ई नॉट का वैल्यू होता है। जैसे जिंक का -0.76, कॉपर का 0.34, सिल्वर का ई नॉट का वैल्यू होता है +0.80, इसका ई नॉट का वैल्यू होता है एल्युमिनियम का +1.66। तो जैसे तुमने जिंक का निकाला, कॉपर का निकाला, मैंने यहाँ पर बता दिया सिल्वर का, एल्युमिनियम का, ऐसी आयरन का निकालेंगे, लेड का निकालेंगे, जिंक निकल का निकालेंगे, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फ्लोरीन है, लिथियम है। तो अब सोचो, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबको एक एक करके इसके साथ जोड़ना चालू कर दूं तो मुझे सबका ऐसा वाला वैल्यू मिल जाएगा, और ये वैल्यू चेंज नहीं होता, फिक्स है। क्यों फिक्स है पता है? क्योंकि आपने इसका पूरा नाम क्या रखा है बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि जो पूरा जो आप सिस्टम जो काम कर रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहा है। 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, और जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं कभी चेंज नहीं होते, तो फिक्स वैल्यू है बेटा। ये आपको एक बुक में उठा के देख लो, किसी बुक में आपको यही वैल्यू मिलेगा। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको जिंक का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का बताया, वैसे अब लेड का निकालेंगे, निकल का निकालेंगे, और जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में सबका निकालेंगे। तो अगर आप सभी एलिमेंट्स का ऐसा ई नॉट का वैल्यू निकालेंगे, अगर आप सभी एलिमेंट्स का ऐसा ई नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो एक आपको एक प्रॉपर एक ऑर्डर मिल जाएगा। बेटा सुनना इधर, अगर आप बहुत सारे एलिमेंट्स का ई नॉट का वैल्यू निकालोगे, ई नॉट का वैल्यू, तो फिर बेटा आपको एक प्रॉपर ऑर्डर मिल जाएगा, और जब आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो तो एक सीरीज मिल जाएगा। तो जब भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को उसके ई नॉट के वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वहां एक सीरीज मिलता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको लोअर क्लास में क्या बोलते थे? रिएक्टिविटी सीरीज। थोड़ा बहुत याद है आपको? कहां चालू होता था सीरीज? वो लिथियम चालू होता था, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, निकल, लेड, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और सबसे नीचे कौन होता है बेटा? फ्लोरीन। हाइड्रोजन का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलते हैं बेटा? 0। ऊपर वाले सारे क्या होंगे? नेगेटिव, और नीचे वाले क्या रहते हैं? पॉजिटिव। अब इनके वैल्यूज सबकी जबानी मुझे याद नहीं है, पर ये ऑर्डर सही है। तो अब सुनिए, जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर आप उनको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ोगे तो सबके ई नॉट के वैल्यूज मिल जाएंगे, और जब उन वैल्यूज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो एक सीरीज मिल जाएगा। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये जो टॉपिक अभी मैंने बताया उसमें क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से चालू होगा। तो अभी मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बता दिया बेटा, तो कल वाले क्लास में एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे एग्जाम में क्या आने वाला है। तो ये थियरी समझना थोड़ा जरूरी था। चलो कल कंटिन्यू करते हैं फिर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग कल का क्लास जो शुरू करने वाले हैं। क्लास गैप मत करना कि कल जो होने वाला है वो एग्जाम में आता है।